नमस्कार मित्रों, आप सभी का सक्सेस गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं निरुद्ध हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पूर्व से ज्ञात है, हम सब बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो वृद्धि एवं विकास सामान्य शब्दों में समानार्थी शब्द हैं, परंतु एक मनोविज्ञानी के दृष्टिकोण से इन पर देखने पर पता चलता है कि अभिवृद्धि एवं विकास में पर्याप्त अंतर है। तो वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इस बात का अगर शिक्षक को जानकारी है तो वो अपने कक्ष में होने वाले शिक्षण में निश्चित रूप से ऐसे गुणोत्तर सुधार कर सकता है जिसके माध्यम से उसका अध्ययन और अध्यापन दोनों ही प्रभावी होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। तो अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाला परिमाणात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसको हम नाप सकते हो, तोल सकते हो, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। और दूसरा जो हमारे सामने टॉपिक होता है विकास, शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो विकास कैसा परिवर्तन करता है? गुणात्मक परिवर्तन कहता है, और वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन करता है। तो हरलॉक ने विकास के संबंध में एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, वह अक्सर परीक्षाओं में आती है। उन्होंने कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रकट होती हैं, अर्थात उसमें विभिन्न प्रकार की क्वालिटीज और एबिलिटीज डेवलप होती हैं। ऐसा किसका मानना है? हरलॉक मानना है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि वृद्धि और विकास में सामान्यतः अंतर क्या है, लेकिन विभिन्न पहलुओं पर अगर हम अंतर की बात करें तो वृद्धि एवं विकास को हम अलग अलग कैसे एक ही मानक पर देख सकते हैं। तो एक तरफ हम शुरू करते हैं वृद्धि की बात और द्वितीय तरफ हमारे सामने क्या है? विकास है। तो वृद्धि का प्रारंभ हमारी गर्भावस्था से, जब भी कोई शिशु गर्भ में आता है तब से उसके जीवन में वृद्धि शुरू हो जाती है। गर्भावस्था से लेकर के कहां तक? प्रौढ़ावस्था तक। अर्थात वृद्धि की एक समय सीमा है, एक निश्चित आयु काल है जिसमें वो अपनी वृद्धि को पूरा करता है। और दूसरा जो हमारे समक्ष है विकास, ये कैसी प्रक्रिया है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के जब तक आपका शरीर इस नश्वर संसार में है तब तक विकास की प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहेगी। दूसरा जो हमारे समक्ष पहलू है वो है वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, अर्थात जिसका हम मापन कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे सामने विकास होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है। तीसरा जो महत्व अंतर इन दोनों के बीच में है, जो वृद्धि है वो मूर्त घटक है। वृद्धि के जितने भी पक्ष हैं मूर्त घटक है। मूर्त शब्द से तात्पर्य यह होता है कि वो हमें दिखाई देते हैं, परंतु विकास हमारे समक्ष जो होता है वो कैसा घटक होता है? अमूर्त घटक होता है। विकास का अमूर्त घटक होता है। दूसरा, वृद्धि एक संकीर्ण पक्ष है। कैसा पक्ष है? संकीर्ण पक्ष है, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत वो समस्त बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, परंतु विकास कैसा पक्ष है? विस्तृत पक्ष है, व्यापक पक्ष है। अर्थात वैसे तो वृद्धि और विकास मैंने पूर्व में बताया कि दोनों एक है, परंतु वृद्धि विकास के अंतर्गत ही समाहित होती है। इसीलिए विकास को हम व्यापक पहलू मानते हैं और वृद्धि को हम कैसा पहलू मानते हैं? संकीर्ण पहलू मानते हैं। दूसरा, सीधा मापन संभव। हम वृद्धि का सीधा मापन कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसका सीधा मापन कर सकते हैं, परंतु विकास का हम सीधा मापन नहीं कर सकते हैं। अगला जो हमारे सामने निश्चित है वो होता है इसका क्रम। जो वृद्धि का क्रम होता है वह कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, परंतु विकास का निश्चित क्रम होता है। अर्थात वृद्धि का कैसा क्रम होता है? कोई निश्चित क्रम नहीं, और विकास का निश्चित क्रम होता है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। वृद्धि कैसी? इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास में किन किन पैमानों पर अंतर होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए, तो अभी आप सबको पता चला कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। अगला जो हमारे सामने वृद्धि और विकास में बिंदु है, जिस पे हमें परिचर्चा करनी चाहिए, वो है विकास के स्वरूप। कौन कौन से विकास के स्वरूप हैं? तो विकास के स्वरूप के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने पहला जो मुख्य बिंदु सामने आता है वो होता है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। जब कोई शिशु इस दुनिया में आता है और जब वो वर्तमान में एक वयस्क तक पहुंचता है तो उसके बीच में वो जैसा बचपन में होता है वैसा ही नहीं रहता है, अपितु वह क्रमशः दिन ब दिन लगातार अपने में परिवर्तन करता रहता है। तो ये जो उसके शरीर के आकार में, हाथ पैरों में, सिर में, हृदय में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आकार में परिवर्तन कहते हैं, और वो विकास के अंतर्गत ही संकलित होते हैं। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन। आप देखे होंगे हमारे जब कोई भी शिशु हमारे समक्ष होता है तो शिशु का जो शरीर का सिर हिस्सा होता है, अर्थात ऊपरी हिस्सा होता है, उसका जो अन्य शरीर के हिस्सों से अनुपात होता है, और जो एक बालक होता है उसका जो शरीर और अन्य हिस्से के अनुपात होता है, दोनों में अंतर होता है। अर्थात शैशवावस्था में शरीर का वजन ज्यादा होता है अन्य हिस्सों की स्थिति अपेक्षा संपूर्ण शरीर के अनुपात में, लेकिन बाल्यावस्था में धीरे धीरे वो परिवर्तित होता चला जाता है। तो किसके अंतर्गत हम मापते हैं? उसको अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत देखते हैं। तीसरा होता है हमारा पुरानी संरचना में परिवर्तन। पुरानी संरचना में परिवर्तन। आप देखे होंगे शिशु का मस्तिष्क का जो भाग होता है अक्सर बहुत उठा होता है, उसका हृदय का जो भाग होता है काफी उठा होता है, चूंकि वहां पे उसके थाइमस ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य अन्य ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो जिनकी वजह से उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो उसकी जो पुरानी संरचना होती है बॉडी की, वो भी लगातार क्या करती रहती है? बदलती रहती है। अंतिम जो हमारे सामने विकास के स्वरूप में है वो है नवीन गुणों की प्राप्ति। नवीन गुणों की प्राप्ति। शैशवावस्था में हमारा भाषाई विकास, हमारी नैतिकता, हमारी धार्मिकता लगभग कम होती है, परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपने जीवन में नवीन गुणों को प्राप्त करते जाते हैं, चाहे वो हमारी भाषाई ज्ञान हो, चाहे वो हमारा चारित्रिक उत्थान हो, चाहे वो नैतिकता का पक्ष हो, चाहे वो धार्मिकता का पक्ष हो। तो विभिन्न प्रकार के गुणों को हम लगातार विकास के माध्यम से प्राप्त करते रहते हैं। तो विकास के स्वरूप के अंतर्गत हमने 4 चीजें देखी। एक, हमारे शरीर में लगातार जो आकार है वो परिवर्तित होता रहता है। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन, जो शरीर के विभिन्न अंगों के आपस में अनुपात है उनमें भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। तीसरा, जो हमारी पुरानी संरचनाएं हैं, दांतों की, दूध की दांतों की संख्या 20, लेकिन परिवर्तन के पश्चात, विकास के पश्चात उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाया करती है। तो पुरानी संरचना में भी लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तन रहता होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवीन गुणों की प्राप्ति। हम शैशवावस्था में जो कुछ भी होते हैं, बाल्यावस्था तक आते आते कितना सारा परिवर्तन ले आते हैं। तो इस प्रकार से हम विकास के स्वरूप को देख चुके हैं। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। तो जो दूसरा हमारे सामने अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो हमारे सामने महत्वपूर्ण कारक है उसका नाम है भोजन। एक कहावत कही जाती है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आपका भोजन कैसा है, कितना पौष्टिक है, इस आधार पे आपका भविष्य में विकास निर्धारित होता है। दूसरा है हमारे समक्ष अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर में पिट्यूटरी, थाइमस आदि आदि अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के तत्वों का उत्सर्जन करती हैं, जिसके परिणाम के स्वरूप हमारे विकास की दशा एवं दिशा निर्धारित होती रहती है। अगला होता है जाति एवं संस्कृति।
आप किस सांस्कृतिक परिवेश में जीवन यापन कर रहे हैं। आपकी जातीयता के जो विभिन्न गुण हैं वो भी आपके विकास को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करते हैं। अगला जो बिंदु है हमारे सामने वो होती है बुद्धि। आपका आईक्यू लेवल कितना है, इस आधार पर भी आपके विकास का स्तर निर्धारित होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने होता है वातावरण। जिस परिवेश में आप जीवन यापन कर रहे हैं, चूंकि हमारा वंशक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम ही हम होते हैं, तो हमारा वंशानुक्रम कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है, उसके साथ हमारी अंतःक्रिया कैसी हो रही है, इस आधार पर हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है शारीरिक व्यायाम। हम अपने को फिजिकली कितना एक्टिव रखते हैं, इस आधार पर भी हमारे विकास की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। इसके अलावा हमारा लैंगिक भेद, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे विकास के ऐसे पक्ष होते हैं जो लैंगिक भेद की वजह से हमें प्रभावित कर जाते हैं। लड़कियां बहुत सारे कार्य कर सकती हैं, लेकिन कहीं ऐसे सांस्कृतिक परिवेश होते हैं जिनकी वजह से दोनों में पर्याप्त भेद कर दिया जाता है और लड़कियों को उन कार्यों को करने से रोक दिया जाता है, तो उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा होती है जो वो कर सकती थी, परंतु सांस्कृतिक परिवेश की वजह से, अपनी जातीयता की वजह से, अपने लैंगिक भेद की वजह से उन गुणों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं और विकास में धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, रुक। अभी हमने देखा कि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो उसके अंतर्गत हमने भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लैंगिक भेद, जातीयता, संस्कृति, बुद्धि, वातावरण, शारीरिक व्यायाम एवं प्रक्रियाएं आदि आदि का अध्ययन किया। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अगला टॉपिक जो हमारे इसके समक्ष है वो है विकास के मुख्य पक्ष या मुख्य पहलू। विकास कहां कहां दृष्टिगोचर होता है, विकास के मुख्य पहलू। तो जो पहला हमारे सामने आता है वो होता है शारीरिक विकास। अर्थात हम जब फिजिकली विकास को देखते हैं, जो विकास का क्षेत्र हमारा शरीर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार की बौद्धिक और मानसिक संक्रियाओं का जब हम अध्ययन करने के लिए विकास का उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास। तीसरा होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। चौथा होता है संवेगात्मक विकास। और अंतिम है चारित्रिक विकास या नैतिक विकास। तो कौन कौन से मुख्य पहलू हमारे सामने निकल करके आए? पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास और पांचवा है चारित्रिक विकास या नैतिक विकास। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको हम चाहते हैं कि कम समय में ही इसका कार्य पूरा कर दिया जाए, ताकि हम इसकी प्रश्नावली का समय से अभ्यास कर सकें। तो विकास के सिद्धांत। विकास के वैसे तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं आइए उनको देखते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता, कंटिन्यूटी। एक बार विकास प्रारंभ हो गया तो वो लगातार धीरे धीरे चलता ही रहता है, अर्थात विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा जो हमारे सामने सिद्धांत है वो है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास
ऐसे नहीं कि कोई भी क्रम नहीं है, किधर से भी शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। विकास का एक निश्चित क्रम होता है और उसी क्रम का अनुसरण करते हुए ही हम विकास करते हैं। जैसे किसी बालक का भाषाई विकास होना है, तो भाषाई विकास होने के लिए उसे पहले वो लाता है, बबलाता है, क्वीन करता है, धीरे धीरे वो वर्ण अक्षर का ज्ञान करता है, फिर शब्द का ज्ञान करता है, फिर वाक्य का ज्ञान करता है। अर्थात उसका जो विकास है वो एक क्रम से होता जाता है, ना कि ऐसा हो जाए कि पहले बच्चा वाक्य बोलना सीखेगा तब वो वर्णों की जानकारी करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगला जो सिद्धांत हमारे सामने है, विकास की विभिन्न गतियों का सिद्धांत। विभिन्न गतियों का सिद्धांत अर्थात विकास की जो गति है, स्पीड है, वो सदैव एक जैसी नहीं होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो शिशु होता है, शिशु का जो विकास का क्रम है, जो विकास की गति है, वो अत्यंत तीव्र होती है। शैशवावस्था में विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद होती है और किशोरावस्था में पुनः अपनी तीव्रता को प्राप्त करती है। तो जो विकास की गति है वो लगातार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अगला जो हमारे सामने सिद्धांत है उसका नाम है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध अर्थात अभी जो पूर्व में हमने चर्चा करी थी ना, विकास के विभिन्न पहलू, तो जो विकास के विभिन्न पहलू हैं अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और चारित्रिक, ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। जैसे जैसे हमारा शारीरिक विकास होता चला जाता है वैसे वैसे ही हमारा मानसिक विकास भी होता चला जाता है, और साथ ही साथ जितनी जितनी हमारी परिपक्वता आती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम कुछ ना कुछ अधिगम करते हैं, सीखते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में भी जो विकास की गति है, समाज में जो हमारी स्थिति होती है, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, परिपक्व होने लगती है। हमारा बचपन में जो संवेगात्मक स्थिति होती है वह युवावस्था आते आते बदल जाया करती है, और बुढ़ावस्था आते आते अपने नए स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। अर्थात ये पक्ष क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, संबंधित हो रहे हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, ये जितने भी विकास के पहलू हैं, ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अगला जो हमारे सामने विकास का सिद्धांत है वो है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का अपना निजी व्यक्तित्व होता है, तो उसका जो विकास होगा वो सबका एक जैसा नहीं होगा, वह व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर होता है। तो विकास व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करता है, अर्थात हर व्यक्ति का विकास अपने अपने तरीके से होता है। अगला जो हमारे सामने होता है सिद्धांत वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। हरलॉक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपनी जातीय विकास के क्रम को स्वीकार करता है, अर्थात हमारे पूर्वजों के जो विकास के प्रतिमान हैं, जैसे आप देखे होंगे, जैसी भारत के जो लोग होते हैं उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, उनका धार्मिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो यूरोप के लोग हैं उनकी वैज्ञानिकता भी काफी ज्यादा होती है वर्तमान परिवेश में। तो अपने अपने जातीय क्रम को देखते हुए प्रतिमान, विकास का प्रतिमान निर्धारित होता है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चर्चा हम विकास के सिद्धांतों की आगे बढ़ेंगे। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत।
हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमको विभिन्न प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एवं आसपास का जो हमारा परिवेश होता है, वातावरण होता है, उनकी जो अंतःक्रिया होती है, आपस में दोनों की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसका परिणाम हमारे जीवन में विकास के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण की प्रक्रिया का, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगला एवं अंतिम सिद्धांत है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है वो एक सरल रेखा में नहीं होती है, वो एक सीध में नहीं होती है, अपितु वह कैसे होती है? चक्राकार होती है। वह चक्राकार होती है। चक्राकार से तात्पर्य है विकास आगे तो बढ़ता है परंतु अपने को सुदृढ़ करने के लिए पुनः पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है और अपने को लगातार क्या करता है? मजबूत करता रहता है। तो अपने को सुदृढ़ करते हुए विकास जो चक्राकार गति से बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात विकास सदैव एक सीधी रेखा में नहीं होता है, तो कैसा होता है? चक्राकार होता है। इस प्रकार से विकास के हमारे सामने जितने महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आइए विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत हम सब अंतिम टॉपिक की ओर जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में कैसे होते हैं, अर्थात विकास क्रम की अवस्थाएं। तो विकास की जो पहली अवस्था है, वैसे तो गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, लेकिन हमें जो यूपी टेट सुपर टेट के पाठ्यक्रम में खासतौर पे पढ़ना होता है वो शैशव अवस्था से ही शुरू करते हैं। तो हम लोग सीधे अध्ययन किसका करते हैं? शैशव अवस्था से शुरू करते हैं। तो पहली अवस्था कौन सी होती है हमारे सामने? वो होती है शैशव अवस्था, 0 से 5 या 6 वर्ष। कुछ मनोविज्ञानी 5 वर्ष तक सहमत है और कुछ मनोविज्ञानी 6 वर्ष तक सहमत है। तो हम 5 या 6 वर्ष के बीच में जो शैशव अवस्था की समय सीमा है 0 से 5 वर्ष औसत है। सामान्यतः हर मनोविज्ञानी लगभग इस बात पर सहमत है। तो पहली अवस्था का आयुकाल कितना है? शैशव अवस्था है 0 से 5 वर्ष। दूसरी अवस्था हमारे सामने है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। तीसरी हमारे सामने है किशोरा अवस्था, 12 से 18 वर्ष। और चौथी अवस्था जो हमारे समक्ष है प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से अधिक। पहली अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। लेकिन हमें पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। परीक्षाओं में अक्सर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से तीनों से औसतन 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न औसतन पूछे ही जाते हैं। तो हमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और 3 का ही मुख्यतः अध्ययन करना है और तीनों का इस पैमाने पर अध्ययन करना है। पहला है जो हमारा अध्ययन वो कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, कितना होता है, उसका क्या स्वरूप होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसा होता है, शैशवावस्था में हमारा सामाजिक विकास कैसा होता है, शैशवावस्था में हमारा संवेगात्मक विकास कैसा होता है। इसी आधार पर हम बाल्यावस्था का भी अध्ययन करेंगे और इसी आधार पर हम किशोरावस्था का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये बहुत बड़े टॉपिक है, इन पे चर्चा करने के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए होगा, तो आने वाले समय में जब हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे, शैशवावस्था का लेकर के उपस्थित होंगे, दूसरा बाल्यावस्था का होगा अगला और फिर किशोरावस्था। लेकिन इन सबसे पहले विकास के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण है विकास, अभिवृद्धि और विकास टॉपिक के जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उनके लिए हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे और बाद में फिर हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पे
विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि हमारा ये जो प्रयास है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।